बेटा देखिए, हम लोग एसपी के चैप्टर नंबर 2 पे थे और वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है। और हमने फाइनेंस के सोर्स को दो कैटेगरी में बांटा है। एक कैटेगरी है ओन्ड फंड और दूसरी कैटेगरी है बोरोड फंड। बेटा हमने ओन्ड फंड में कितनी चीजें जो है होती है ये पढ़ा है। अगर कोई कंपनी अपना खुद का फंड अरेंज करना चाहे तो वो कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकती है। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग। तो कंपनी के पास में ओन्ड फंड के तीन सोर्स है। पहला सोर्स है इक्विटी, दूसरा सोर्स है रिटेन्ड अर्निंग और तीसरा सोर्स है प्रेफरेंस शेयर। बेटा इसमें से हम कंपनी के ट्रू ओनर इक्विटी शेयर होल्डर को बोलते हैं। उसका रीजन यह है कि इक्विटी शेयर होल्डर कभी भी पैसा वापस नहीं मांगते और इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं और वो डिविडेंड भी डिमांड नहीं करते। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देना चाहे तो ले लेंगे, अदरवाइज वो डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो है वो डिविडेंड डिमांड करते हैं। कंपनी बंद होने पे उनको पैसा इक्विटी से पहले मिलता है। उनके पास कोई वोटिंग का पावर नहीं होता प्रेफरेंस शेयर के पास। इसलिए प्रेफरेंस शेयर को हम कंपनी का ओनर नहीं मानते। हम कंपनी का ओनर किसको मानते हैं? इक्विटी को। तो हमने पिछले लेक्चर में इक्विटी शेयर के फीचर्स पे बात की थी कि इक्विटी कैपिटल जो है वो परमानेंट कैपिटल है, कभी रिफंड नहीं करना है। पैसा तभी वापस होगा जब कंपनी बंद होंगी। डिविडेंड इनका फिक्स नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तय करेंगे। इनको वोटिंग का राइट होता है, कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। कंपनी बंद हुई तो सबसे अंत में इनको पैसा मिलता है, लेकिन इनके पास कंपनी का कंट्रोल होता है क्योंकि वोटिंग पावर इनके पास है। ये सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। रेसिडुअल क्लेमेंट है, सबको बांटने के बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी को मिलेगा। इनका कंपनी के असेट पे कोई अधिकार नहीं होता, कंपनी की असेट कंपनी की होती है। इनको बोनस इशू मिलता है, मतलब अगर कंपनी को प्रॉफिट हो गया और कंपनी को लग रहा है कि ये प्रॉफिट हमको बिजनेस में ही यूज करना है, तो कंपनी प्रॉफिट को बिजनेस में यूज कर लेंगी और अपने शेयर होल्डर को फ्री के शेयर दे देंगी। तो जब एक कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर देती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बोनस शेयर। और जब कोई कंपनी आईपीओ के बाद एफपीओ लाती है ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, तो कंपनी कहती है कि हम अपने पुराने शेयर होल्डर को यह अधिकार देंगे कि वो हमारे नए शेयर खरीदे। तो उसको हम कहते हैं राइट इशू। यहाँ पैसे दे के शेयर खरीदने हैं। बोनस शेयर में आपको शेयर कैसे मिल जाते हैं? फ्री में। नॉर्मली जो इक्विटी शेयर होते हैं उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी की असेट बढ़ती है उसको एक मार्केट वैल्यू भी मिल जाती है। और कैपिटल एप्रेसिएशन, कंपनी के असेट, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, कंपनी की वैल्यू बढ़ेंगी तो अपने आप इक्विटी शेयर भी ज्यादा कीमत के हो जाएंगे। ये सब हमने इक्विटी के बारे में पढ़ा है। अब बेटा यहाँ पे इक्विटी शेयर के दो टाइप दिए हैं। एक है इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। यहाँ पे ये होता है कि एक शेयर एक वोट, ये होते हैं इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट। और दूसरा है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट। उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। बेटा ऐसा है कि मैं अपने कंपनी में जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर बनाऊंगा उतना मेरे कंपनी का कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथ में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी में 1 लाख शेयर थे और इस कंपनी को चलाने वाले हम 3 लोग थे, 3 पर्सन। 3 लोगों ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी शुरू की जिसके कितने शेयर हैं? 1 लाख। अब इनको लगा कि हमको बिजनेस में और पैसे की आवश्यकता है, तो इन लोगों ने और कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ लिया और उनको भी इक्विटी शेयर बेचे। तो उसका नतीजा ये होगा कि इन 3 लोगों के साथ जो नए लोग आएंगे वो भी तो बिजनेस के ओनर बन जाएंगे। अब हम चाहते हैं
कि बिजनेस में इक्विटी का पैसा तो आए लेकिन हमारी ओनरशिप ना जाए। पैसा तो आना चाहिए लेकिन क्या नहीं जानी चाहिए, ओनरशिप नहीं जानी चाहिए। तो आपने लोगों से कहा कि भाई आप एक काम करो कि आप नॉर्मली 1 शेयर 1 वोट प्रिंसिपल पे चलते हो, हम आपको ना 10 शेयर 1 वोट देंगे। मतलब आपके पास में शेयर रहेगा कितना, एक, सॉरी 10, लेकिन आपको 10 के पीछे वोट कितना मिलेगा, एक। तो इससे क्या होगा कि जो नए लोग आपके शेयर खरीदेंगे उनकी वोटिंग पावर कम हो जाएंगी, क्योंकि आपकी वोटिंग पावर क्या है, 1 शेयर 1 वोट, और नए लोगों को आप वोटिंग पावर क्या दे रहे हैं, 10 शेयर और 1 वोट। अब मेरे को बताइए, नया आदमी भी उतना ही रिस्क ले रहा जितना आप ले रहे, तो वो क्यों इस बात पे एग्री होगा कि भाई मैं 10 शेयर पे 1 वोट लूं। वो तो बोलेगा कि मेरे को भी 1 शेयर पे 1 वोट चाहिए। तो आप उससे एक प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस ये कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो जो 1 शेयर 1 वोट वाले हैं उनको कम डिविडेंड देंगे, और जो 10 शेयर 1 वोट वाले हैं उनको ज्यादा डिविडेंड देंगे। तो ये लोग ज्यादा डिविडेंड के कारण अपना वोटिंग राइट सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब ऐसे कौन लोग हैं जो तैयार होंगे। अब मान लो मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा, कितने भी खरीद लूं, 10,000 20,000 50,000, तो मैं रिलायंस में कोई मेरी वोटिंग का महत्व नहीं है ना, क्योंकि 51% शेयर तो जो है वो अंबानी फैमिली के पास में है। तो मैं कितने भी शेयर खरीद लूं तो मेरे पास में कोई खास ताकत नहीं आने वाली। तो मैं तो आसानी से एग्री हो जाऊंगा कि ठीक है, मेरे को आप ज्यादा डिविडेंड दे दो और मेरे को 10 शेयर 1 वोट दो, मेरे को चलता। तो ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो लिखा है कि अगर नॉर्मल शेयर की बात की जाए तो वोटिंग राइट ऑफ सच इक्विटी शेयर इज इन प्रोपोर्शन टू शेयर होल्डिंग। मतलब 1 शेयर 1 वोट, 1,00,000 शेयर 1,00,000 वोट। इधर बोला है सच इक्विटी शेयर होल्डर्स shall have voting right, varying voting right regarding dividend, voting or otherwise in accordance with the Rule 4 of Companies Act 2014, company can issue share with limited voting right or no voting right। कई बार तो इक्विटी शेयर बिना वोटिंग राइट के भी हो सकते हैं। दे में इंटाइटल एक्स्ट्रा रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन वो अपना वोटिंग पावर छोड़ने को क्यों तैयार होंगे, तो इसलिए तैयार होंगे क्योंकि आप उनको थोड़ा ज्यादा डिविडेंड देने का वादा कर रहे हो। तो बेसिकली इक्विटी शेयर दो ही तरह के होते हैं, हालांकि इनको अलग अलग मौकों पे दिया जाता है, तो उसके अलग अलग आगे टाइप आप पढ़ेंगे। जैसे स्वीट इक्विटी शेयर, इसॉप के बारे में आप पढ़ेंगे। तो वो है तो सारे इक्विटी शेयर, पर वो अलग अलग मौके पे दिए जा रहे हैं करके उसके अलग अलग नाम हो गए। तो बेसिक जो टाइप है इक्विटी शेयर के वो कितने हैं, दो ही है। एक है इक्विटी शेयर नॉर्मल वोटिंग राइट के साथ और दूसरा है डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ। अब आगे आइए बेटा, तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में है। प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस क्यों बोलते हैं मैं बार बार आपको बता चुका हूं। दो कारण है, एक तो इक्विटी से पहले डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरा, अगर कंपनी बंद हो गई तो इक्विटी से पहले रीपेमेंट किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर जो है उनको डिविडेंड के मामले में प्रेफरेंस मिला हुआ है। मतलब अगर डिविडेंड बांटने की बात आई तो इक्विटी से पहले प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। दूसरा, अगर कंपनी बंद होती है तो कंपनी बंद होने पे जो पैसा दिया जाएगा, लिक्विडेट यानी कंपनी बंद होना, तो कंपनी बंद होने पे जब पैसे वापस करने का समय आएगा तो इक्विटी से पहले रीपेमेंट किसका होगा, प्रेफरेंस का। तो ये दो प्रायोरिटी है, इसलिए इनको क्या कहा गया, प्रेफरेंस शेयर कहा गया। इनका डिविडेंड जो है वो फिक्स होता है। जिस दिन आप प्रेफरेंस शेयर बेचते हो उसी दिन आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये बता देते हो कि आप कितना डिविडेंड उनको देंगे। इसलिए जब प्रेफरेंस शेयर के बारे में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है,
10% प्रेफरेंस शेयर, मतलब इसमें 10% बताता है कि ये इनका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। लेकिन ये फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड आपको तभी देना है जब कंपनी को क्या हो, प्रॉफिट। अगर कंपनी लॉस में है तो आप डिविडेंड नहीं देंगे, पर अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो फिर आप उनको फिक्स रेट से डिविडेंड देंगे। जबकि इक्विटी के मामले में ऐसा नहीं है। इक्विटी का जो डिविडेंड का रेट है वो फिक्स नहीं है, वो वेरी हो सकता है। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रिविलेज पे डिपेंड है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर डिविडेंड देना चाहे तो देंगे, नहीं देना चाहे तो नहीं देंगे। बेटा नेचर ऑफ कैपिटल की बात की जाए तो इक्विटी परमानेंट कैपिटल है। एक बार इक्विटी का पैसा बिजनेस में आ गया तो हमेशा ये पैसा बिजनेस में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ये परमानेंट कैपिटल नहीं है। आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 साल का है और आपको 20 साल के अंदर प्रेफरेंस शेयर को पैसा वापस देना ही है, मैक्सिमम बता रहा हूँ। 5 साल के लिए भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर निकाल सकती है, 10 साल के लिए भी निकाल सकती है, बट मैक्सिमम पीरियड उसका जो है वो कितना है, 20 साल। मतलब हमारे देश में हम दो तरह के प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं, रेडीमेबल और इररेडीमेबल। बेटा रेडीमेबल मतलब जिनको पैसा वापस देना है, और इररेडीमेबल मतलब जिनको पैसा वापस नहीं देना है। पहले, बहुत पहले हमारे देश में इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की परमिशन थी, पर आज के तारीख में इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इलीगल है। आप अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो वो कैसे होने चाहिए, रेडीमेबल, मतलब जिनका पैसा आपको वापस देना ही है। उसके बाद है मार्केट वैल्यू। अब ऐसा है बेटा कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो कंपनी के ओनर नहीं है, उनका कंपनी के प्रॉफिट पे कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, लिमिटेड है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो हम आपको 10% डिविडेंड दे देंगे, इतना ही हक है उनका। बाकी उनका एज सच कंपनी पे कोई अधिकार नहीं है। तो अगर कंपनी की असेट बढ़े, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उससे कोई एडवांटेज नहीं होता, इसलिए प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू बाजार में नहीं बढ़ती। देखो इक्विटी शेयर की वैल्यू क्यों बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी के असेट बढ़ेंगी उसके ओनर अल्टीमेटली कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अगर कंपनी के असेट बढ़ेंगी तो इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ेंगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ेंगी। बट प्रेफरेंस शेयर को तो आप कुछ दे ही नहीं रहे ना, आप उनको बोल रहे भैया तेरा 10% हमने बात की थी, तू 10% लेके साइड में हो जा। मतलब कंपनी के असेट या प्रॉफिट बढ़ने का कोई एडवांटेज किसको नहीं हो रहा, तो प्रेफरेंस शेयर को नहीं हो रहा, तो स्वाभाविक है उसकी मार्केट वैल्यू भी नहीं बढ़ेंगी। यानी प्रेफरेंस शेयर जिस कीमत का था वो लगभग उसी कीमत का रहेगा, उसकी मार्केट वैल्यू कंपनी की ग्रोथ के साथ में चेंज नहीं होती। तो इसलिए बोला है कि इनको कैपिटल एप्रिसिएशन का इक्विटी की तरह फायदा नहीं होता। इक्विटी शेयर में हम ये सुनते हैं कि हमने 2 रुपए में टाइटन के शेयर खरीदे थे, आज टाइटन का एक शेयर 2000 का हो गया। अब 2 रुपए का शेयर अगर 2000 रुपए का हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने वैसी ग्रोथ की, और वो ग्रोथ के कारण जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर है, उन्होंने रिस्क लेके पैसा लगाया। प्रेफरेंस का कोई रोल नहीं है, वो तो अपना 10% लेके साइड में हो गया। तो इनको कैपिटल एप्रिसिएशन का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये 5 पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़िए। पढ़े बेटा। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि आपका डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन भी तैयार होता है, क्योंकि पेपर में डिस्टिंग्विश पूछा जाता है प्रेफरेंस और इक्विटी के बीच में, और 4 मार्क का क्वेश्चन होता है डिस्टिंग्विश का, मतलब मिनिमम आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, पर रिकमेंडेड ये है कि आप 5 पॉइंट लिखने की मिनिमम आदत रखिएगा। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर जो है उनको डिविडेंड के मामले में और पेमेंट कैपिटल रिफंड के मामले में प्रायोरिटी है। इनका डिविडेंड फिक्स होता है, इनका कैपिटल जो है वो परमानेंट नहीं है, रेडीमेबल है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आपको इनको पैसा
वापस देना है। और इनकी कोई मार्केट वैल्यू एज सच होती नहीं है। कारण ये कि इनका कंपनी के असेट और प्रॉफिट से कोई एसोसिएशन है ही नहीं। बेटा इनके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं होते। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के मुद्दे पे कोई मीटिंग बुलाई जाए तो वहां पे वोट करने का इनको अधिकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रेगुलर डिविडेंड नहीं मिल रहा, तो उन्होंने मीटिंग कॉल की, तो उस मीटिंग में जो चर्चा होंगी उसमें उनको वोटिंग का राइट है। पर इनको एजीएम में आने का राइट है क्या? इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग करने का राइट है क्या? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये कंपनी के ओनर नहीं है, ये कोई बहुत इक्विटी जैसा रिस्क नहीं ले रहे, तो इसलिए बोला है कि इनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये जो है कंपनी के किसी भी कंट्रोल को, किसी भी अफेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये किसी भी तरह का रिजोल्यूशन वगैरह पास नहीं कर सकते। सिर्फ वहीं पे वोटिंग राइट है जहां उनका मुद्दा है कि अलग से प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई गई तो वहां वोट करने का अधिकार है। अदरवाइज इनको जनरल वोटिंग राइट नहीं होता। इसके बाद में रिस्क, इनका रिस्क बहुत लिमिटेड है। रिस्क इसलिए लिमिटेड है कि एक तो इनको प्रायोरिटी है, कंपनी बंद भी होंगी तो इक्विटी से पहले पैसा किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। दूसरा, इनका डिविडेंड जो है वो कैसा है? फिक्स है। अब डिविडेंड फिक्स है तो इनको पता है कि कंपनी अगर प्रॉफिट में आई तो हमको हमारा 10% मिलना ही है। इक्विटी में ऐसा नहीं है, कंपनी को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो, कई बार कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं देती, लेकिन इनका पक्का है कि इनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा अगर देश में डिप्रेशन या रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए देश के अंदर, तो ये लोग फायदे में रहते, क्योंकि देश में मंदी आ भी गई तो इनको इनका फिक्स डिविडेंड मिलता रहता है। तो रिसेशन के फेज में हर वो व्यक्ति फायदे में रहेगा जिसकी कमाई कैसी है? फिक्स है। क्योंकि मंदी के फेज में चीजों के रेट गिर जाते हैं और लोगों की कमाई भी गिरने लगती, पर इनकी कमाई कैसी है? फिक्स। तो इसलिए रिसेशन या डिप्रेशन में ये लोग फायदे में रहेंगे। फेस वैल्यू की बात की जाए तो जैसे इक्विटी नॉर्मली 10 रुपए का होता है, प्रेफरेंस शेयर नॉर्मली कितने का होता है? 100, 500, 1000, इस डिनोमिनेशन के होते हैं। नॉर्मली इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज्यादा नहीं बदलती। उसका रीजन मैंने बताया कि कंपनी की ग्रोथ से इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। इनको कोई राइट इशू या बोनस इशू भी नहीं मिलता। राइट या बोनस इशू का एडवांटेज सिर्फ किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर। और यहाँ किस तरह के लोग इन्वेस्ट करते हैं? जैसे इक्विटी में थोड़े एग्रेसिव लोग पैसा लगाते हैं, कि जिनको ये पता है कि भैया पैसा डूब भी सकता है तो भी पैसा लगा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग पैसा लगाएंगे वो थोड़े कंजर्वेटिव रहेंगे, सेफ साइड पे चलेंगे, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। कंजर्वेटिव, कॉशियस, इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ कैपिटल, इस माइंडसेट के लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो ये है आपके प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स। 6 ऑनवर्ड्स पढ़ लीजिए एक बार। बेटा इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे है कि प्रेफरेंस शेयर के अलग अलग टाइप्स क्या है। तो उसमें पेयर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, क्यूमुलेटिव वर्सेस नॉन क्यूमुलेटिव। बेटा क्यूमुलेट होने का मतलब होता है जमा होना। इमेजिन करो मैंने 10% वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 10% वाले प्रेफरेंस शेयर मैंने इशू किए। मेरी कंपनी 2024 में लॉस में थी, 2025 में भी कंपनी लॉस में थी, लेकिन 2026 में कंपनी प्रॉफिट में आ गई। अब डिविडेंड का मतलब ही क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का हिस्सा यानी ही क्या कहलाता है? डिविडेंड। स्वाभाविक बात है जब कंपनी लॉस में रहेंगी तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमने उनसे कहा था कि आपका शेयर कैसा है? क्यूमुलेटिव है। मतलब जिस साल में हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाएंगे वो सारा डिविडेंड उस साल में दे देंगे जब प्रॉफिट होगा। तो मान लो 2026 में अपने को प्रॉफिट हुआ तो मैं इनको 30% डिविडेंड दूंगा,
क्योंकि 2024 में नहीं दिया 10%, 2025 में भी नहीं दिया 10%, अब 26 में प्रॉफिट हुआ तो 24 का 10%, 25 का 10%, 26 का 10%, तो अब मैं इनको टोटल डिविडेंड कितना दे दूंगा, 30%। मतलब ये कि इनका डिविडेंड जमा हो रहा था, अकुमुलेट हो रहा था, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ हमने पुराना नया मिला के दे दिया। तो हम कहेंगे कि इस तरह के जो प्रेफरेंस शेयर है वो क्या कहलाएंगे, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव क्या है, तो इसका विरुद्ध है कि भैया जिस साल में लॉस है उस साल आप भूल जाओ, कोई डिविडेंड नहीं मिला। जिस साल प्रॉफिट है उस साल में आपको दे देंगे, मतलब लॉस वाले ईयर में नहीं देंगे, प्रॉफिट वाले ईयर में दे देंगे। तो लिखा है कि डिविडेंड ऑन दिस शेयर डज नॉट गेट अकुमुलेटेड, दिस मीन्स डिविडेंड ऑन शेयर कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर। तो यहाँ कुछ जमा नहीं होने वाला। द राइट टू क्लेम डिविडेंड विल लैप्स, साल खत्म हो गया, उस साल में लॉस था, आपका डिविडेंड क्लेम करने का राइट चला गया। तो वंस कंपनी लॉस में है, ऑलवेज आपका डिविडेंड का राइट लॉस्ट हो गया। उसके बाद है बेटा पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। यहां पार्टिसिपेट यानी भाग लेना, किसमें भाग लेने की बात कर रहे हैं, तो बेटा पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट। वैसे तो कंपनी के प्रॉफिट पे अल्टीमेटली अधिकार किसका होता है, इक्विटी शेयर का। लेकिन अगर आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करे कि भाई हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड तो देंगे, पर अगर हमारी कंपनी को सब सारा खर्चा वर्चा देने के बाद प्रॉफिट होता है, जिसको हम कहते हैं सरप्लस, बांटने के बाद एक्स्ट्रा का बचा हुआ पैसा, तो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हमने लिखा कि हम प्रेफरेंस शेयर को 1/3 सरप्लस में हिस्सा देंगे। तो इसका मतलब मेरे प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए, पार्टिसिपेटिंग हो गए। किस में पार्टिसिपेट कर रहे, प्रॉफिट में। तो जब मैं अपने सरप्लस प्रॉफिट में से डिविडेंड के अलावा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कुछ दूं, तो मैं कहूंगा वो कैसे है, पार्टिसिपेटिंग। और मैं अगर उनको सिर्फ डिविडेंड दूं और मेरे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई बात लिखी नहीं है पार्टिसिपेशन के बारे में, तो मैं कहूंगा कि वो क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग। तो प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टिसिपेटिंग, और प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। पर ये पार्टिसिपेशन की पावर कहां से आती है, तो बेटा ये पावर कहां से आती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। उसके बाद है कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा वापस देना जरूरी है, यानी रिडीम करना जरूरी है, पर मैंने रिडम्पशन के समय उनको ऑफर किया कि भाई आप किस में कन्वर्ट हो जाओ, इक्विटी शेयर, कि 5 साल आप मेरे प्रेफरेंस शेयर थे, अब 5 साल पूरे हो गए, आपके पास में चॉइस है, या तो आप मेरे से पैसा ले लो या फिर आप क्या करो, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाओ। तो अगर मैं अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में कन्वर्ट करता हूं तो मैं कहूंगा ये क्या हो गए, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। तो राइट टू कन्वर्ट प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी, और नॉन कन्वर्टिबल उसका उल्टा है कि मैंने कहा कि मैं आपको पैसा ही वापस दूंगा, मैं कभी आपको प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करूंगा। उसके बाद है बेटा रेडीमेबल और इरेडीमेबल। रेडीमेबल यानी जिनका पैसा वापस देना जरूरी है, वो रेडीमेबल, और जिनका पैसा वापस देना नहीं जरूरी है वो क्या है, इरेडीमेबल। इंडिया में इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना कैसा है, इलीगल है। तो आज के तारीख में हमारे प्रेफरेंस शेयर कैसे है, रेडीमेबल। मतलब एक निश्चित समय के बाद, फिक्स पीरियड के बाद आपको उनका पैसा वापस देना ही है। वो फिक्स पीरियड 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, या मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20 साल। मतलब प्रेफरेंस शेयर मैक्सिमम कितने सालों के लिए जारी किए जा सकते हैं, 20 ईयर्स के लिए। तो बेटा दो दो के पेयर में पढ़ोगे तो आसानी से समझेगा। क्यूमुलेटिव यानी लॉस वाले ईयर में डिविडेंड नहीं मिला
प्रॉफिट वाले ईयर में सारा मिला के एक साथ दे दिया। नॉन क्यूमुलेटिव, लॉस वाले ईयर में डिविडेंड नहीं मिला, भूल जाओ, प्रॉफिट वाले ईयर में डिविडेंड मिला, बस उतना ही आपको मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग, डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट में थोड़ा सा हिस्सा मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग, सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक प्रॉफिट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। कन्वर्टिबल, रिडम्पशन के टाइम पैसा देने के बजाय किस में बदल देंगे, इक्विटी में। और नॉन कन्वर्टिबल यानी कि रिडम्पशन के समय पैसा ही देंगे, इक्विटी में बदलेंगे नहीं। रेडीमेबल, जिनका पैसा सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस देना है। इररेडीमेबल, जिनका पैसा तब वापस देना है जब कंपनी वाइंड अप होंगी, बंद होंगी। पर नए कंपनीज एक्ट के अनुसार सेक्शन 55 कहता है कि कंपनी कैन नॉट इशू इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू करना इलीगल है। तो बेटा यहां से आपका एक डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन बन जाता है। यह है बेटा आपका डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे डिस्टिंग्विश के पॉइंट दिए हैं, पर आपको एग्जाम में इतने सारे पॉइंट नहीं लिखने हैं। 4 मार्क का क्वेश्चन है, हर 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट लिखना है। तो 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट, सेफर साइड पे 5-6 लिख दो, ठीक रहेगा। पढ़िए एक बार, हमने पूरा डिस्कशन इस पे किया है। डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। पढ़े क्या बेटा डिस्टिंग्विश। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जो चीजें कवर की वो क्या है, इक्विटी शेयर के फीचर, इक्विटी शेयर के टाइप, प्रेफरेंस शेयर के फीचर, प्रेफरेंस शेयर के टाइप और उसका डिस्टिंग्विश। उधर बेटा अपना ओसी का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो कल आप इकोनॉमिक्स लेके आना। तो कल हम इकोनॉमिक्स का और एसपी का एक एक लेक्चर लेंगे। तो कल आप आएंगे तो इको और एसपी लेके आइएगा।